प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है चुनाव पुल का और देखिए चेहरे पर खुशी है, एक सुकून वहां पर है और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए। जनाब वैली में दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बन गया। बिल्कुल। तो ये अब कश्मीर का इनका कोई लेना देना कश्मीर से अब नहीं है, और ना ये जितना ज्यादा ये झूठ बोलेंगे कश्मीर के बारे में तो वहां का जो कश्मीरी है वो इतना ज्यादा इनके खिलाफ होगा कि भाई ये हमारे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं। कश्मीर के ऊपर बात करने को हम तैयार हैं। चले, आप तो हमेशा से ही कश्मीर पे बात करने को तैयार है, लेकिन क्या भारत कश्मीर के लिए बात करने को तैयार है? और अगर बात होगी तो क्या बात होगी, ये भी अगर बिलावल साहब बता देते तो यकीनन कुछ लोगों की समझ में आता कि आखिर पाकिस्तान क्या बात करेगा सिवाय इसके कि जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमारी शहर है, वो जो हमारे यहाँ से हमेशा ही कहा जाता है। BMW का और साइकिल का मुकाबला है कहीं? आप नरेंद्र मोदी को BMW कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। एक BMW ब्रांड और उसका आप साइकिल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। साइकिल में और BMW में बहुत फर्क होता है। एक BMW वो होती है दुनिया का एक ब्रांड है, जो दुनिया में माना जाता है कि एक ब्रांड है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। पीओजे का जिसका सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, गटरों का पानी बाजारों में और सड़कों पे फैला हुआ है, पडल्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर है जिसका कैपिटल श्रीनगर है जो स्मार्ट सिटी है। यू नो, आसमान जमीन का फर्क है। भारत के साथ कश्मीर पे बात करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली वो ये तो नहीं कह रहे होंगे ना कि कश्मीर पे हम ये बात करेंगे कि ठीक है जी आप ले लीजिए और हमें कोई एतराज नहीं है और रखिए आप नहीं अपना ही समझिए। ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। देश को आज ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रहे हैं, सबसे ऊंचे रेल पुल का ये तोहफा है। 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में जिस किस्म की होशरुबा डेवलपमेंट हुई है और ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, पंचायत इलेक्शन, फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन, तो अब पीछे इनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया जी, ठीक है ना, और टूरिज्म वगैरह, तो अब ये क्या कहें। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पास 78 ट्रिलियन 59 बिलियन के जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोयला है, रूबीज है, पत्थर है, जिप्सम है, यूरेनियम है, हर चीज है। और लेकिन वहां इतनी गुर्बत है कि ये आपने नावल सुना होगा टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये वही हिसाब है, टेल ऑफ टू सिटीज। एक इधर का दारुल खिलाफा है पीओजे का जिसका सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, गटरों का पानी बाजारों में और सड़कों पे फैला हुआ है, पडल्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर है जिसका कैपिटल श्रीनगर है जो स्मार्ट सिटी है। यू नो, आसमान जमीन का फर्क है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि 370 का, तो 370 के खत्म होने के बाद देखें जो मेरे पास एदादो शुमार हैं वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात में 97% कमी देखने में आई है, दहशतगर्दी के वाकयात में 45% कमी देखने में आई है, और पंचायतों के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 33,274 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट वोट के जरिए। फिर G20 हुई है वहां पे, आपको पता ही है, वो एक इंटरनेशनल उस पे। फिर 30 इयर्स के बाद वहां पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुला है, ठीक है ना। फिर 34 इयर्स के बाद वहां पहली दफा आशूरा का पुरअमन तरीन जुलूस निकला है जिसमें हिंदू सबीलें लगा के खड़े हैं वहां, हिंदू और सिख। फिर 1,88,00,000 सयाहों ने 2022 में कश्मीर का रुख किया है। फिर 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, और फिर 58,000 करोड़ का तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज है। इसी तरह 19,096 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, 39 जो है टनल्स के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, जो कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, 244 नए पुल बने हैं।
تو اب مطلب یہ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. تو اب کیا وہ کہیں. اور سوشل میڈیا نے سارا بتایا. چناب ویلی میں دنیا کا ٹالسٹ ریلوے برج بن گیا. بالکل. تو یہ اب کشمیر کا ان کا کوئی لینا دینا کشمیر سے اب نہیں ہے. اور نہ یہ جتنا زیادہ یہ جھوٹ بولیں گے کشمیر کے بارے میں تو وہاں کا جو کشمیری ہے وہ اتنا زیادہ ان کے خلاف ہوگا کہ بھئی یہ ہمارے بارے میں ایسے کیوں بات کرتے ہیں. میں تو چونکہ ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں اور یہ تو کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں رہی, تو اس کے لیے تو پیس جو ہے وہ تو کبھی بھی اچھا شگون رہا ہی نہیں ہے. بلکہ پاکستانی جو جرنیل ہیں وہ ہمیشہ اپنے پڑوس میں یا اپنے ارد گرد میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں سلسلہ جس سے وہ وہاں ہمیشہ کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ملیٹنسی ٹیررزم اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے. تو پہلے تو یہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی مغربی ملک تھے اس کے کہنے پر یہ کرتے رہے رشیا سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں, اور اس میں کامیابی ہونے کی وجہ سے گو کہ اس کے بہت سارے فیکٹر تو انٹرنل تھے, لیکن اس کے بعد اس پورے خطے میں پاکستان نے ایک پالیسی بنا لی ملیٹنسی کو. گو کہ پاکستان نے 1947 میں بھی کشمیر میں نہ صرف مسلح جدوجہد کے لیے دستے بھیجے تھے بلکہ اپنی فوج بھی بھیجی تھی سویلین کپڑوں میں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. پاکستانی اسٹیٹ اگر اپنے اندر ایک فیڈریشن تھی تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک نارمل ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن جاتی اور یہ اپنی جتنی بھی اس کی فیڈریٹڈ یونٹس ہیں ان کو ریجنل پارلیمنٹ دیتی, ان کو امپاور کرتے. اور یہ جو آپس میں یہ لڑائیاں چل رہی ہیں یا مرکز گریز سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں ان کو یہ کسی حد تک اپنے اندر مرج کر لیتے اور ایک نیشن اسٹیٹ کا پروسیس چلاتے جس کو ہم قومی جمہوری ریاست کا پروسیس کہتے ہیں. وہ انہوں نے یہاں چلایا نہیں ہے اور اسی فیوڈل جو ہے وہ مائنڈ سیٹ میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رزلٹ ہے کہ تمام قوم اور قومیتوں کو اس فیڈریشن میں مساویانہ حقوق نہ ملنے کی وجہ سے یا پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا گیا. خاص کر کے جو چھوٹی قومیتوں کے لوگ تھے یا فیڈریشن میں جن کی آبادی کم تھی ان کو ایلینیٹ کر دیا گیا اور وہاں لوگوں نے بندوق اٹھا لی. گو کہ بلوچستان میں یہ 5ویں مسلح بغاوت ہے جس میں سے 4 پہلی بغاوتیں مسلح بغاوتیں پاکستانی فوج نے بڑی بروٹلی کچلی